नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताया है। उसने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलकर अपना क्षेत्र बताया। इस पर भारत ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि नाम बदल देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस मुद्दे पर भारत को अमेरिका का साथ भी मिला है। अमेरिका ने चीन की इस हरकत को गलत करार दिया है और अरुणाचल भारत का हिस्सा है और रहेगा, ये विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके कहा गया। इसमें कहा गया है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं। इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी, ये भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से टिप्पणी आई है। इस बीच अमेरिका ने भी चीन के इस कदम का विरोध किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का बयान आया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने उस क्षेत्र को लंबे समय से मान्यता दी हुई है। हम जगहों के नाम बदलकर क्षेत्र पर दावा करने की एक तरफा कोशिशों का विरोध करते हैं। यह अमेरिका की ओर से दो टूक शब्दों में कह दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने के बाद चीन ने बीजिंग से रिपोर्ट करने वाले 2 भारतीय पत्रकारों का वीजा भी रोक दिया है। अभी भारत आए इन दोनों पत्रकारों से यह कहा गया है कि वे चीन न वापस जाएं। बताया जा रहा है कि चीन अपने पत्रकारों के लिए लंबे समय से वीजा की मांग कर रहा है और इसी के लिए उसने भारतीय पत्रकारों का वीजा रोका है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुक्तो विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का स्वागत किया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट किया था। उसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एक स्वागत योग्य विकास जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा। तो ये पीएम मोदी की ओर से टिप्पणी आई है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रह्म चेलानी साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही स्कंद तायल साहब हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले प्रोफेसर चेलानी, आपके पास आना चाहूंगा। भारत ने यह कहा है कि चीन इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। 2017 में भी यही काम चीन की ओर से किया गया था, तब भी भारत ने इसको खारिज कर दिया था। आपकी टिप्पणी चीन के इस कदम पर और भारत के जवाब पर। पहली बात, ये जो रीनेमिंग स्ट्रैटेजी है चाइना की, ये सिर्फ एक ही प्रोवोकेशन है। इसके अलावा दूसरे प्रोवोकेशंस हुए हैं रिसेंट पीरियड में। दिसंबर में तवांग में ये लोग घुसने की कोशिश की चीनी सेना ने। उसके बाद फिर कोको आइलैंड्स में लगता है कि चीन म्यांमार की मदद कर रहा है, मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा है। कोको आइलैंड्स अंडमान और निकोबार आइलैंड के इनसे बिल्कुल ऊपर नॉर्दर्न एरिया में है। सिर्फ 20 किलोमीटर का डिफरेंस है सबसे जो नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड है जी। और इस तरह की जो एक्टिविटीज है चाइना की, एक नया फ्रंट बना रहा है बे ऑफ बंगाल में भारत के खिलाफ, और तवांग में भी एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की चीन ने। तो ये जो चीन की जो स्ट्रैटेजी है, ये भारत की जो चीन की पॉलिसी है उसको बहुत कमजोर दिखाती है, क्योंकि जो भारत की चीन पॉलिसी है इस तरह के प्रोवोकेशंस को रोक नहीं पा रही है। तो भारत को अपनी चीन पॉलिसी पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस चीन पॉलिसी थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव बन सके। जी तायल साहब, आपकी टिप्पणी। जिस तरह से प्रोफेसर चेलानी बता रहे हैं कि ये चीन की जो रणनीति है वो लगातार बदल रही है इन क्षेत्रों को लेकर के, और इस पर भारत का जो जवाब है वो आना चाहिए। देखिए, मैं प्रोफेसर चेलानी से सहमत हूं कि 2-3 चीजें ये दिखाता है कि चीन की जो नीति है वो यथास्थिति बदलने की है। भारत का जो प्रयास है कि यथास्थिति बनी रहे और बातचीत से मामला सुलटाया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे इशू तो है, ये तो हम सब जानते हैं। पर जिस तरह गलवान में हुआ, फिर जो तैवान में प्रयास किया गया कुछ महीने पहले, और 2017 से बार बार ये जो नाम बदलने का प्रयास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चीन एक नीति जो फॉलो कर रहा है वो यथास्थिति को बदलने की नीति है, एक्सपेंशनिस्ट नीति है, और वो दबाव बढ़ता ही जाएगा समय के साथ। अब उसको हम काउंटर कैसे करें? देखिए, चीन बॉर्डर के पास
अपने गांव बना रहा है, बहुत वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो आपकी शो में भी और बहुत जगह उसको दिखाया गया है। भारत ने भी अभी इस बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं कि सीमा के पास जो है गांवों को थोड़ा सशक्त किया जाएगा, हमें वहां और लोगों को बसाना होगा, और अरुणाचल के जितने जहां जहां उन्होंने नाम बदले हैं, हमें और लोगों को वहां भेजकर अपना जो हमारा वहां पे अधिकार है, जो हमारा पोजीशन है, उसको और रीइंफोर्स करने की आवश्यकता है। बात वो बिल्कुल करता ताहिर साहब, है। आपने जो बात की है बजट की, उसमें जो हमें आंकड़ा मिला था, बताया गया था कि कई गुना बढ़ोतरी हुई है सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, चाहे टनल्स बनाना हो, चाहे वहां पर सड़कें बनाना हो, चाहे ब्रिज बनाना हो, इसमें सारे में काफी बड़े बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है, और इसलिए बॉर्डर विलेज के ऊपर भी जोर है। और लोगों को बसाना चाहिए वहां, चाहे देश के और लोगों अगर के भी हमारे तो दुनिया भर में जाते हैं, तो जो भी जाकर वहां बसना चाहे, हमें उनको बसाना चाहिए जी। ये एक नीति में थोड़ा परिवर्तन और लाना चाहिए। और जो बात आप कह रहे थे बॉर्डर विलेज के डेवलपमेंट की, वही जो पीएम मोदी का हमने आज का ट्वीट दिया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि वहां पर माइक्रो और मिनी कई सारे हाइडल प्रोजेक्ट करीब 200 करोड़ के बनाए जा रहे हैं। तो इस पर पीएम मोदी ने स्वागत किया है, कहा कि इससे वहां पर जो है काफी विकास की गति तेज होगी। प्रोफेसर चलानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की जो टिप्पणी अभी आई है, जो हमने पढ़ करके दर्शकों को बताई है, चीन के इस रीनेमिंग एक्सरसाइज के बाद अमेरिका ने कहा कि ये इंटरनल मामला है भारत का और इस तरह की कोई भी कवायद बेमानी है, इस पर आपकी टिप्पणी? जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी देश चीन का ये पोजीशन नहीं मानता कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। जी। पाकिस्तान भी नहीं मानता कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। सिर्फ ये चीन का जो स्टैंड है, ये उसका ही स्टैंड है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता इंटरनेशनली चीन को। मगर बड़ी बात तो ये है कि जो भारत की नीति है वो कमजोर क्यों है। देखिए, एक तरफ तो भारत का जो मिलिट्री रिस्पांस रहा है चीन के खिलाफ वो काफी स्ट्रांग रहा है। जब से ये लद्दाख में इंकर्शंस हुए अप्रैल 2020 में, उसके बाद भारत ने बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है मिलिट्रली। मगर इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है। इसके बजाय क्या हुआ है कि चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ, वो हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल 50% बढ़ गया, $100 बिलियन से ऊपर चला गया। भारत की जो जितनी डिफेंस स्पेंडिंग है उससे ज्यादा चीन का ट्रेड सरप्लस है। लेकिन क्या इसमें हमें यह भी नहीं मानना चाहिए कि ये एक लेगेसी इशू है प्रोफेसर चलानी, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरह से हमारा फायदा इसमें है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप देखिए कि जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं चाइना से, उस पर कोई रोक नहीं है। आप बाजार में जाइए, छोटे मोटे सामान, बिजली का सामान, कोई भी सामान चीन से आ रहा है। उससे क्या है कि भारत में जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो मर रही है, वो खत्म हो रही है। भारत के जो बिजनेसमैन वो ट्रेडर्स बन गए हैं, वहां से चीन से इंपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं। छोटा मोटा सामान, सब स्टैंडर्ड गुड्स भी चीन से आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इस बार एक परिवर्तन देखने को आया था। होली के त्योहार पर यह रिपोर्ट्स आई थी हिंदी मीडिया में, खासतौर से अखबारों में, कि किस तरह से जो सामान पिचकारी वगैरह पहले चीन से आया करती थी, पूरे बाजार उससे भर दिए जाते थे, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है और इस बार उतना कहीं भी चीनी सामान देखने को नहीं मिला। ये भी एक मानसिकता भी शायद लोगों की बदल रही है। और मेक इन इंडिया पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, स्कंद तायल साहब, क्या आपको लगता है कि वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएगा? जरूर कामयाब हो पाएगा, पर जिस गति से उधर प्रगति होनी चाहिए, मैं समझता हूँ उस गति से प्रगति नहीं हो रही है। देखिए, हम वल्नरेबल हैं, ये सब तो ठीक है, पिचकारी वगैरह, पर एपीआई जैसे फार्मास्यूटिकल्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो अभी भी चाइना से 70% आते हैं। और कम से कम 5-6 साल से कई मीटिंग मैंने खुद अटेंड की है इस पर कुछ काम नहीं हो पाया है। बहुत ज्यादा उसका संज्ञान है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमी है। तो हमें जो भी वल्नरेबल एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके वहां तो कम से कम अपनी खत्म करें, और चाहे ज्यादा पैसे से दूसरे देशों से खरीदना पड़े, पर हमारे पूरे व्यापार जगत को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, हमारे फार्मास्यूटिकल जो भी कंपनीज हैं एपीआईज को यूज करके वो बनाती हैं जेनेरिक्स, जी,
उनको भी एक नेशनल मिशन की तरह इसको लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि और तीव्र गति से इस तरह क्या करना है ये हमारे नेताओं को भी पता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, इंडस्ट्री को भी पता है जी। पर जिस गति से उधर काम होना चाहिए मैं समझता हूँ वो नहीं हो रहा है। और हमें बहुत फोकस करके कम से कम कोई वल्नरेबिलिटी ना हो और उसके बाद चीन के ऊपर हमें शायद टैक्स बढ़ाना पड़े या जो भी होगा, क्योंकि जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं मैं समझता हूँ MFN बहुत दिन तक चीन के साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर वो एक दुश्मन के देश की तरह बिहेव करता है तो फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या मानिए है। बिल्कुल। और आखिर में जाते जाते तायल साहब वही प्रश्न जो मैंने चैलानी साहब से पूछा था अमेरिका की टिप्पणी के बारे में, क्या आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भारत को करने चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए वो किए जा रहे हैं और जो अमेरिका का समर्थन मिला है, क्या ये एक बड़ा कदम माना जाए इस दिशा में? नहीं, बड़ा कदम तो माना जाए, देखिए, पर ये लड़ाई हमें स्वयं ही लड़नी होगी। आज ही प्रेसिडेंट मैक्रोन भी चाइना में है, यूरोपियन यूनियन की भी वो चाइना में है, अभी इटली के भी चाइना गए थे, जर्मनी के शोल्स चाइना गए थे। चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कुछ संधि करा दी है। तो हमें चाइना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। ठीक है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, शायद जापान भी साथ खड़ा है, पर हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से नीति अपनानी होगी। ये हमारी नीति नहीं होनी चाहिए कि आ बैल मुझे मार, पर अगर वो इस तरह का करता है तो हमें ताइवान के साथ संबंध और बढ़ाने चाहिए। शॉर्ट ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन हमें भी कुछ ना कुछ चाइना के खिलाफ एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि वो एक सीमा रेखा ना पार करे, पर जो भी वो कुछ करें तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ रिटेलिएशन। क्या जो लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग्स हुई है, क्या ये एक कारण हो सकता है? संक्षेप में चैलानी साहब। कारण हो ना हो, हमें जो हमारे देश के भाग हैं वहां मीटिंग करनी चाहिए और किसी देश को अगर चीन आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी देश का भाग है वहां मीटिंग करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैलानी साहब, स्कंद तायल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस जटिल मुद्दे को। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीच तकरार तल्ख होती जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पुलिस ने कल देर रात उनके करीमनगर स्थित घर से हिरासत में ले लिया। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख को ऐसे समय हिरासत में लिया गया जब 3 दिन बाद ही 8 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। बंदी संजय कुमार को हिरासत में ले जाने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता को नालकोंडा जिले के बोमाला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां उनकी गिरफ्तारी को लेकर हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें अवैध रूप से पकड़ा गया है। बंडी संजय जी को अरेस्ट क्यों किया? जो आपने आरोप लगाए बीआरएस पे, अभी तो हम उनके रिएक्शन नहीं दे सकते व्यूअर्स के लिए, लेकिन आज बंडी संजय जी का अरेस्ट है। आरोप यह है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या उन्होंने इंस्टिगेट किया यहाँ पे ट्रबल, इसीलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल कोई ट्रबल नहीं है। अगर कोई सरकार फेल्यूर है तो उठाना हमारा जिम्मेदारी है। विपक्ष का पार्टी है हम इधर, क्योंकि तेलंगाना का जनता बहुत संघर्ष करके लगभग 12 सालों बलिदान होकर तेलंगाना लाए हैं। ऐसा तेलंगाना एक परिवार के फैमिली के अंदर एक बंदी हो गया। इसलिए हम तेलंगाना जनता के पक्ष में लड़ना चाहते हैं। जो बलिदान किया है उनका आकांक्षों को पूरा बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।